मैं बंगबंधु की बेटी और वापस आऊंगी, शेख हसीना ने दहाड़ा। जब तक जिंदा हूं बांग्लादेश को इस्लामिक सेंटर नहीं बनने दूंगी। अब ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस को हटाने की तैयारी चल रही है या कुछ और चल रहा है। आर्मी चीफ जमान ने ढाका में सैनिकों को जमा होने का आदेश दिया है और हलचल बढ़ चली है। इसी बीच अमेरिका से वायुसेना चीफ भी लौट कर आ चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शेख हसीना को पिछले साल अगस्त में एक हिंसक प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। वो भारत में शरण ली हुई है और उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को दिए गए एक संदेश में अपने दर्द का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बंगबंधु का स्वर्णिम बांग्लादेश का सपना टूटने के कगार पर है। शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के 150वें जन्म दिवस पर अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ गुमराह स्वार्थी लोगों के हाथों उनका स्वर्णिम बंगाल का सपना टूटने के कगार पर है। हसीना ने आगे कहा कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया है। फिर भी जब तक मैं बंगबंधु की बेटी जिंदा हूँ, मैं देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहूंगी। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले बंगबंधु के खिलाफ खतरनाक अभियान चलाया गया और देश भर में उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। उनका जिक्र करने वालों को मोहम्मद यूनुस शासन सजा दे रहा है। मोहम्मद यूनुस के सह पर चरमपंथियों की भीड़ ने उनके म्यूजियम, उनके पैतृक आवास को जलाकर राख कर दिया। बंगबंधु के अस्तित्व को खत्म करने की बांग्लादेश में कोशिशें की जा रही है। शेख हसीना ने संदेश देते हुए कहा कि आज स्वतंत्र बांग्लादेश देशद्रोहियों और मुक्ति विरोधी ताकतों के हाथ में है, लेकिन वे भी जानते हैं कि बंगबंधु को बंगालियों के दिलों से मिटाया नहीं जा सकता है। उनके आदर्श शाश्वत और कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। वो बंगाली लोगों की भावनाओं, यादों और चेतना में हमेशा थे और रहेंगे। 32 दानमंडी में ऐतिहासिक घर को ध्वस्त करने के बाद भी ऐसे लोगों को शांति नहीं मिली। शेख हसीना ने अपने संबोधन में इन बातों के अलावा वर्तमान शासन में महिलाओं के दमन का भी जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी उनके उत्थान का समर्थन करेगी और उन्हें वापस पटरी पर लाएगी। आपको बता दें, पिछले साल अगस्त में सत्ता गंवाने के बाद अवामी लीग एक बार फिर से पर खड़े होने की कोशिश में लगी है, जिसने मोहम्मद यूनुस के शासन को डरा दिया है। अमेरिका के अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रबी आलम ने भरोसा जताया है कि शेख हसीना बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से वापसी करेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश के सलाहकार को वहीं लौट जाना चाहिए जहां से वे आए हैं। खैर, अब जहां एक तरफ इतने कॉन्फिडेंस में ये बोल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि एक हलचल सी मच गई है। बांग्लादेश में एक बार अस्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं और बांग्लादेश की सेना के बीच तनाव खुलकर सामने आया है। हसीना विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम की नई गठित नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को नए नाम के तहत फिर से लॉन्च करने की जरूरत बताई है। छात्र नेताओं के आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब सेना की तैनाती ढाका में बढ़ाई गई है। इसके पहले गुरुवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके नेतृत्व में शामिल व्यक्तियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। इसके एक दिन बाद शुक्रवार को एनसीपी नेता हसनत अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर सैन्य नेतृत्व के खिलाफ आरोप लगाया कि अवामी लीग की वापसी की कोशिश हो रही है। पोस्ट में अब्दुल्ला ने 11 मार्च को कंटोनमेंट क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक का जिक्र किया और कहा कि इस दौरान उन 2 अन्य लोगों के सामने अवामी लीग के सदस्यों साबर हुसैन चौधरी, सिरीन शर्मिन चौधरी और फजले नूर तरपोस के नेतृत्व में एक परिष्कृत अवामी लीग का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये सेना की तरफ से अवामी लीग को स्थापित करने का साफ इशारा है। हसनत ने अवामी लीग को स्थापित करने को भारत की साझी
साजिश बताया। बीते साल शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को हटाने वाले जुलाई आंदोलन का जिक्र करते हुए हसनत ने कहा कि जुलाई में आपके शक्तिशाली आंदोलन ने हमें सेना और एजेंसियों के सभी नुस्खों को मात देने में मदद की। अगर आप आज फिर हमारे साथ खड़े हैं तो सड़कों पर जुड़ते हैं तो हम एक बार फिर से भारत की इस साजिश को नाकाम कर देंगे। हसनत ने दावा किया कि उन्हें अगले राष्ट्रीय चुनाव के लिए सीट शेयरिंग समझौते के बदले में प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि छावनी में हमें बताया गया कि एक से अधिक राजनीतिक दलों को पहले भी ये प्रस्ताव दिया जा चुका है। वे कुछ शर्तों पर अवामी लीग के पुनर्वास के लिए सहमत हो गए। हालांकि यह नहीं बताया कि ये कौन से दल हैं, उनसे किसने संपर्क किया है। हसनत ने पोस्ट में लिखा कि हमें आगे बताया गया है कि जो लोग इस परिष्कृत अवामी लीग का नेतृत्व करेंगे वे अप्रैल मई से शेख परिवार के अपराधों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना शुरू कर देंगे, हसीना से खुद को दूर कर लेंगे, केवल बंगबंधु की अवामी लीग के प्रति निष्ठा को प्रतिज्ञा करेंगे। उन्होंने दावा की कि प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया गया और मांग की गई कि अवामी सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हसनत ने अवामी लीग के जिन नेताओं का नाम लिया उन्होंने पूर्व पर्यावरण मंत्री साबर चौधरी सहित 6 मामलों में और भी लोगों को कहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाया है। सेना के हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश की सेना और हसीना विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बीच संबंधों में दरार की खबरें आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सावर स्थित सबसे महत्वपूर्ण 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने क्रमिक तरीके से ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बांग्लादेश के सुरक्षा प्रतिष्ठान के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सेना देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ और दिन लगेंगे। बांग्लादेश की सेना के पास डिवीजन आकार के 10 क्षेत्रीय कमान हैं, जिनमें ब्रिगेड की कोई निश्चित संख्या नहीं है। 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि एक अन्य महत्वपूर्ण 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन घाटेल में तैनात है। बांग्लादेश सेना की सक्रिय छात्र नेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद साजी भुइयां के खुलासे के बाद हुई। भुइयां ने एक वीडियो में दावा किया कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त करने पर अनिच्छा से सहमति जताई थी। पहले से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को शुक्रवार को जारी किया गया। इससे पहले एक अन्य प्रभावशाली छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल जमान के साथ एक गुप्त बैठक के बाद सेना प्रतिष्ठान के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। कहा गया था कि जनरल जमान ने सुझाव दिया था कि बांग्लादेश में चुनाव होने पर शेख हसीना की अवामी लीग राजनीति में वापस आ सकती है, चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि अब्दुल्ला और भुइयां ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जनरल जमान के साथ बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए 2 सप्ताह से अधिक समय का इंतजार क्यों लिया। लेकिन अब्दुल्ला ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का रास्ता खोलने के लिए सेना के अधिकारियों के खिलाफ शुरू करने का ऐलान किया है। भुइयां के खुलासे और अब्दुल्ला के फेसबुक पोस्ट के तुरंत बाद बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख ने एक वर्चुअल बैठक की, जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में छात्रों के एक और विद्रोह की आशंका में कदम उठाना है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि सेना मजबूत कदम उठाएगी या नहीं। इस बीच 26 मार्च को मोहम्मद यूनुस 3 दिनों की चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। छात्र प्रतिनिधियों और जनरल वकार के बीच 11 मार्च की बैठक के विवरण को सार्वजनिक किए जाने से बांग्लादेश में अधिकांश लोगों को हैरान कर दिया है। इसे सेना प्रमुख की छवि को खराब करने की कोशिश में देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर स्थिति उनकी कमजोर भी यूनुस की होती हुई दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।